बोन्स जो हैं वीक होंगी तो ओवरऑल आप कोई भी काम नहीं कर सकते ना। जैसे एक इमारत होती है, उसका एक स्ट्रक्चर बनाया जाता है, बेस। तो ये जो स्केलेटन होता है, जो बोन्स हैं वो ओवरऑल एक स्केलेटन बनाती हैं हमारी बॉडी का। अगर वो स्ट्रांग होंगी तो हम ओवरऑल स्ट्रांग होंगे। और इनके सिर्फ और सिर्फ ये स्ट्रक्चर नहीं एक बना रही होती, इनके काफ़ी सारे फंक्शन होते हैं हमारी बॉडी के अंदर। जैसे एक तो ओवरऑल स्ट्रक्चर इसने बनाया, अगर ये स्ट्रक्चर नहीं बनेगा तो मसल से ही सिर्फ और सिर्फ बॉडी नहीं बन सकती। जो आप मूव कर रहे होते हैं कहीं पे भी, आपने चलना है या मूव करना है, तो वो आप इन बोन्स की और जो जोड़ हैं उन्हीं की मदद से कर रहे होते हैं। अदरवाइज सिर्फ मसल मैस जो होता है वो मूव नहीं करवा सकता। इसके अलावा जो आपके इंटरनल ऑर्गन्स होते हैं उनको प्रोटेक्शन प्रोवाइड कर रही होती हैं। जैसे ब्रेन है, स्कल है, वो हमारे दिमाग को प्रोटेक्शन प्रोवाइड कर रहा होता है। इसी तरह से हार्ट और लंग्स जो हैं वो भी प्रोटेक्ट हो रहे होते हैं आपकी बोन्स जो रिब्स होती हैं उनके साथ। अगर रिब्स नहीं होंगी तो डायरेक्टली कोई भी अगर आपको डैमेज होता है, कोई एक्सीडेंट होता है, तो डायरेक्ट आप अफेक्ट हो रहे होते हैं। तो इस तरह से बोन्स आपको प्रोटेक्ट भी कर रही होती हैं। फिर कई मिनरल्स हैं वो उसके अंदर स्टोर हो रहे होते हैं, जैसे फास्फोरस है, विटामिन डी है, कैल्शियम है, या आपकी बोन्स में स्टोर हो रहा होता है। कुछ फैटी एसिड्स हैं वो स्टोर हो रहे होते हैं, कुछ ग्रोथ फैक्टर्स हैं वो स्टोर हो रहे होते हैं आपकी बोन्स के अंदर। फिर बोन्स के अंदर जो बोन मैरो होता है वो आपका रेड ब्लड सेल बनाने में मदद कर रहा होता है, वहीं पे बन रहा होता है। इवन आपकी एवरी सेकंड 2 मिलियन रेड ब्लड सेल्स बन रहे होते हैं और वो बोन मैरो में आपकी बोन के अंदर बन रहे होते हैं। इसके साथ साथ वाइट ब्लड सेल्स वो बना रहा होता है जो कि आपकी इम्यून सिस्टम को मजीद स्ट्रॉन्ग करता है। तो इस तरह से बोन के बहुत सारे फंक्शन होते हैं। और ये जो वेस्ट प्रोडक्ट्स होते हैं आपके ब्लड के अंदर उनको भी साफ करने में मदद देता है। जो रेड के अंदर जो रेड ब्लड सेल्स हैं या जो ब्लड है, ब्लड के अंदर अगर जो टॉक्सिक मटेरियल्स हैं या जो हैवी मेटल्स हैं, अगर वो आ जाते हैं थ्रू डाइट या किसी भी तरह से आपने इंजेस्ट कर दिए तो आपकी बोन्स जो हैं वो उसमें जाके वो स्टिक हो जाएंगे। ठीक है। तो इस तरह से उनको वो साफ करने में भी, ब्लड को भी साफ करने में मदद दे रहा होता है। ठीक है जी। गुलाम फरीद साहब हैं, अप्रिशिएट कर रहे हैं जी, थैंक यू सो मच आपकी अप्रिसिएशन का। मोहम्मद सलीम साहब हैं, हमारे से ये कह रहे हैं हड्डियों और जोड़ों का दर्द किस उम्र में शुरू होता है? जैसे स्टार्ट में भी मेंशन किया कि अब इसका उम्र से कोई ताल्लुक नहीं है, अर्ली एजेस में बच्चों में भी इवन के देखने में जी बिल्कुल, बच्चों में भी अगर आपकी डाइटरी हैबिट्स ठीक नहीं है, आपका लाइफस्टाइल ठीक नहीं है, तो ये बचपन में भी हो रहा होता है। जैसे बच्चों में बोर्ड लेग्स हैं, टेढ़ी टांगें, जिसे हम रिकेट्स की बीमारी कह रहे होते हैं, वो बच्चों से ही स्टार्ट हो रही होती है। इवन जब आप बिल्कुल न्यू बॉर्न बेबी होता है उसके अंदर ऑलमोस्ट 270 से 300 के करीब बोन्स होती हैं। फिर आहिस्ता आहिस्ता उसमें से कुछ कम होने लग जाती हैं और जब आप एडल्ट होते हैं तो 206 तक बोन्स रह जाती हैं। अब होता ही है कि जब आप न्यू बॉर्न बेबी है उसकी हर आज़ाने अभी डेवलप होना है, इसी तरह से बोन्स ने भी डेवलप होना है। अभी सारे उसके जो बॉडी पार्ट्स हैं वो बहुत नरम है, नाजुक है, अभी वो डेवलप हो रहे हैं। तो अगर उस टाइम पे उसको जो जिन मिनरल्स ने बोन्स को मज़ीद स्ट्रॉन्ग करना है, अगर वो उसी टाइम पे बच्चे को मिल रहे होंगे तो उसकी ग्रोथ अच्छे तरीके से होगी। जैसे कि कैल्शियम है, फास्फोरस है, ये मिल रहा होगा अगर बचपन से ही, जो कि दूध में बहुत ज़्यादा होता है, उसके सोर्सेज जो कि हम डाइट के थ्रू ले सकते हैं, और उसके साथ विटामिन डी। अगर ये स्टार्टिंग से ही आपकी जितनी डाइटरी रिकमेंडेशन है उसके अकॉर्डिंग मिल रहा है तो रिकेट्स की बीमारी का चांस नहीं होता, बच्चों में भी नहीं होती। और अगर हम जोड़ों और हड्डियों का दर्द देखें तो इसकी जैसे मैंने टाइप्स बताई, अगर तो आप कोई इस तरह का काम करते हैं या फिर वैसे भी अगर किसी एक जोड़ पे बार बार आपको चोट लग रही है, स्ट्रेस उस पर पड़ रहा है, या आपका वेट बहुत ज़्यादा है, वजन ज़्यादा होने की वजह से भी उन हड्डियों के ऊपर बहुत ज़्यादा बोझ पड़ रहा है, तो और साथ साथ आहिस्ता वो खोखली भी हो रही है और आप डाइट से भी मिनरल्स नहीं ले रहे, कैल्शियम और फास्फोरस और विटामिन डी, अगर आप अपनी डाइट से भी नहीं ले रहे तो बहुत पोरस हो जाएंगी, बहुत ज़्यादा वीक हो जाएंगे और उनमें फ्रैक्चर्स के चांसेस भी ज़्यादा होंगे। और हड्डियों और जोड़ों का जो दर्द है, जो कि आर्थराइटिस है, वो भी उसकी कॉज की वजह से वो हो सकता है, किसी भी एज में हो सकता है। अगर आप एडल्ट हैं, आप कोई गेम खेल रहे हैं, क्रिकेट वगैरह हो गया, बार बार गिरते हैं, नी के ऊपर चोट लगती है, तो वहाँ पे वीक होना शुरू हो जाएगी। और इसी तरह से अगर हम ऑस्टियोपोरोसिस को देखें, उसमें इस तरह से होता है कि आपकी जो बोन की जो डेंसिटी है वो आहिस्ता आहिस्ता कम होने लग जाती है, और ये टाइप फीमेल्स में ज़्यादा होती है, लेकिन किसी भी एज में हो सकता है ये।
अगर स्पेसिफिक टाइप को देखें जो कि ऑटो इम्यून डिजीज़ है, वो भी कोई एक स्पेसिफिक एज नहीं बता रहा होता कि एक स्पेसिफिक एज में हो रही है, लेकिन ज़्यादा चांसेस एडल्ट के बाद जब आप ओल्ड एज में जाते हैं उसमें ज़्यादा चांसेस होते हैं। ठीक है जी, हमारे साथ गुलाम फरीद साहब हैं, ये पूछना चाह रहे हैं कि यूरिक एसिड जो है इसको किस तरह से हम अपनी डाइट के ज़रिए इंक्रीज़ होता है तो किस तरह से हम इसको कंट्रोल कर सकते हैं? अच्छा, इसी तरह से जो हड्डियों और जोड़ों की एक और बीमारी जिसे गाउट कहते हैं या बाजू का यूरिक एसिड को इंक्रीज हो जाना भी कहते हैं, वो भी होती है। अब उसमें ये होता है कि आप अपनी डाइट के अंदर जो आप खुराक ले रहे हैं उसमें यूरिक एसिड के अगर सोर्सेज ज़्यादा ले रहे हैं तो आपका जो किडनीज हैं वो ठीक तरीके से फिल्टर नहीं कर पा रहे और यूरिक एसिड ज़्यादा होता जा रहा है। अब यूरिक एसिड रिच सोर्सेज जो होते हैं जैसे कि प्रोटीन सोर्सेज हैं, उसके अंदर प्यूरीन नामी एक एलिमेंट होता है जो कि फर्दर ब्रेक डाउन होता है और यूरिक एसिड बना देता है। अब ये जितना भी रेड मीट है या जो अज़ा का गोश्त होता है जैसे लिवर हो गया, उसके अंदर बहुत ज़्यादा होता है, या दालें हैं उसमें होता है, अंडे की जर्दी में भी ये ज़्यादा पाया जाता है। ठीक है, तो वो वाले सोर्सेज उनके इस्तेमाल कम करते हैं जो कि यूरिक एसिड को ज़्यादा बढ़ा रहे होते हैं। सब्ज़ पत्तों वाली सब्जियों से भी मना किया जाता है? जी बिल्कुल, सब्ज़ पत्तों वाली सब्जियां भी मना की जाती हैं क्योंकि वो भी यूरिक एसिड ज़्यादा बढ़ा रही होती हैं। प्यूरीन उनमें भी होता है और फिर एंड प्रोडक्ट प्यूरीन के बाद उसने जब फर्दर ब्रेक डाउन होनी है तो यूरिक एसिड ही बनाना है, तो वो भी मना की जाती है। ठीक है जी, गुलाम फरीद साहब का ही नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये पूछना चाह रहे हैं कि यूरिक एसिड की वजह से बोन्स के जो जॉइंट्स हैं, कॉम्बिनेशंस हैं, उनमें मसला पैदा होता है? जो यूरिक एसिड है, ये क्रिस्टल्स कुछ बना देता है ना, क्रिस्टल्स आपके बनना शुरू हो जाते हैं। गाउट में स्पेसिफिकली जो आपकी फीट हैं उनमें जो पाँव के जो जोड़ होते हैं वहाँ पे क्रिस्टल्स बनना शुरू हो जाते हैं, वो जमा होने लग जाते हैं ना आपकी बॉडी के अंदर, तो वो आपके जो पाँव हैं वहीं पे जाके उसके क्रिस्टल्स बनते हैं, वहीं पे उसके जो पाँव के जोड़ हैं या जो उसकी हड्डियाँ हैं वहाँ पे बहुत ज़्यादा क्रिस्टल्स बन रहे होते हैं और स्पेसिफिकली ये होती ही पाँव के जोड़ों के अंदर है। बाकी जोड़ों में या बाकी जैसे एल्बो में हो गया या लेग्स में हो गया वहाँ नहीं होता गाउट, वो ये सिर्फ और सिर्फ आपके पाँव की जो हड्डियाँ हैं जो जोड़ हैं वहाँ पे होते हैं, वहाँ पे यूरिक एसिड के क्रिस्टल बनने लग जाते हैं और वो इवन चुभन तक फील हो रही होती है, सिर्फ दर्द और स्वेलिंग ही नहीं होती, चुभन भी फील होती है। यूरिक एसिड के सिम्टम्स में, स्टार्टिंग सिम्टम्स में यही होता है कि आपको हील्स में बहुत पेन, कि आपको वेट नहीं आ रहा होता, हील्स पे खड़े होना मुश्किल हो जाता है। जी बिल्कुल, क्योंकि उसमें जो क्रिस्टल्स होते हैं वो भी फील हो रहे होते हैं ना, बिल्कुल, तो वो ज़्यादा फिर इसीलिए पाँव के अंदर ज़्यादा पेन होता है और वज़न जिनका ज़्यादा होता है, एक तो ये भी होता है बाज़ औक़ात कुछ लोगों में होता है पाँव में बहुत ज़्यादा दर्द हो रही है, अब वो उसकी दो रीज़न हो सकती हैं, लास्ट में नहीं कि उनका यूरिक एसिड बहुत ज़्यादा बढ़ा हुआ है, इस वजह से आपका वेट अगर ज़्यादा है तो भी हो सकता है कि आपका बहुत देर के लिए आप खड़े हैं और वजन ज़्यादा पड़ रहा है जिसकी वजह से आपके पाँव में दर्द स्टार्ट हो गया है और आपका यूरिक एसिड भी नॉर्मल है फिर भी दर्द हो रहा है, तो उसको डायग्नोज करना ज़्यादा ज़रूरी है और उसके लिए ऑब्वियसली आपको टेस्ट करवाने चाहिए। डायग्नोज के लिहाज से बात की है बेनेश, तो मैं यही कहना चाहूँगी कि हड्डियों और जोड़ों की बीमारी, जैसे मैंने स्टार्टिंग में भी मेंशन किया था कि हम सबको आपस में रिलेट कर देते हैं और खुद साथ ही तशखीस की तरफ लग जाते हैं। इसमें इतनी ज़्यादा इकसाम है, इतनी मुख्तलिफ बीमारियाँ हैं, तो सबसे पहले बहुत ज़रूरी है कि आप उसकी तशखीस करें, आप अपना मेडिकल लैब करवाएं, अपने डॉक्टर से कंसल्ट करें कि आया इशू है क्या, कि अगर हम उसको आर्थराइटिस समझें तो वो कोई और वजह तो नहीं है, तो पहले डायग्नोज करना बहुत ज़रूरी है, देन उसके मुताबिक मेडिकेशन के साथ साथ आपकी डाइट अच्छी होनी चाहिए। जी हमारे साथ जनाब हैं यहाँ पे ताहिर सुल्तान गुजार साहब हैं, ये कह रहे हैं रेमेटाइड आर्थराइटिस के लिए को क्योर करने के लिए कुछ टिप्स बता दें। अच्छा, सबसे पहले तो आपको ये डायग्नोज करना है कि आपको जो बीमारी है वो रिमेटाइड आर्थराइटिस है, ऑस्टियोआर्थराइटिस है। आर्थराइटिस की टाइप आप देख लें क्योंकि ये सिर्फ कॉजेज़ की बिना पे डिफरेंट होती है। अब अगर तो एक ये ऑटो इम्यून डिजीज़ है जो कि रिमेटाइड आर्थराइटिस एक ऑटो इम्यून डिजीज़ ही है जो कि खुदकार बीमारी जिसे आप कहते हैं, आपका अपना ही इम्यून सिस्टम ये समझ रहा होता है कि ये नुकसानदेह चीज़ है और उसके खिलाफ लड़ना शुरू कर देता है और हड्डियाँ आहिस्ता आहिस्ता उन पे जोड़ों में दर्द स्टार्ट होने लग जाता है, वहाँ पे इन्फ्लेमेशन होने लगती है। तो सबसे पहले तो ज़रूरी है उसका आप टेस्ट कराएं। अब सिर्फ और सिर्फ ब्लड टेस्ट के थ्रू आप जो आर्थराइटिस है उसको नहीं डायग्नोज कर सकते, उसके टेस्ट के लिए आपको MRI वगैरह CT स्कैन करवाना पड़ता है, जिससे ये पता चल जाए कि आपकी जो बोन्स हैं उनमें डिफॉर्मिटीज आ रही हैं, उसकी चेंजेस तो नहीं हो रहे उसके अंदर, और अगर उस पर इन्फ्लेमेशन है या पोरस हो रही हैं तो वो भी आपको MRI में
सिटी स्कैन में पता चल जाएगा। सबसे पहले तो उसका डायग्नोसिस होगा, फिर उसके बाद ऑब्वियसली आपने अपनी डाइट का ख्याल रखना है, वो वाली खुराक लेनी है जो कि, क्योंकि आपको एक दफ़ा आर्थराइटिस हो चुका है तो तब आपने उसको ज़रा बेहतर करने के लिए करना है। वो बिल्कुल बिल्कुल ठीक तो नहीं हो सकता, लेकिन मज़ीद ख़राब होने से बच सकता है। तो उसके लिए आपको अपनी डाइट के अंदर कैल्शियम और विटामिन डी के जो सोर्सेज हैं उनको ज़्यादा करना है, और इसी तरह से फॉस्फोरस को भी। कैल्शियम फॉस्फेट जो है वो मिलके बोन को स्ट्रॉन्ग कर रहा होता है ना, और कैल्शियम को एब्जॉर्ब करने के लिए आपको विटामिन डी की ज़रूरत होती है। तो कैल्शियम जो है हमें जितने भी दूध और दूध से बनी हुई मसनूआत होती हैं वो फूड सोर्सेज में बेस्ट और रिचेस्ट सोर्स होता है। दूध, दही, पनीर या दूध से आप और कोई भी चीज़ें बनाते हैं वो ज़्यादा बेहतर होती हैं। उससे आप कैल्शियम भी ले रहे होते हैं और विटामिन डी की कुछ क्वांटिटी आप ले रहे होते हैं। ठीक है। इसी तरह से कैल्शियम कुछ सब्जियों से भी आप ले सकते हैं, जिसके अंदर कैबेज हो गई या सब्ज पत्तों वाली कुछ सब्जियां जिसमें पालक है। अगर गाउट को देखें तो उसमें आपने सब्ज पत्तों वाली सब्जियां नहीं लेनी क्योंकि उसमें यूरिक एसिड के क्रिस्टल बन रहे होते हैं। लेकिन अगर आपको रूमेटॉइड आर्थराइटिस है तो उसमें आप ये ले सकते हैं, उसमें इशू नहीं है। और उसके अलावा अंडा है, अंडे का भी इस्तेमाल करें, वो भी आपको विटामिन डी दे रहा होता है, साथ कैल्शियम दे रहा होता है। और एंटी इन्फ्लेमेटरी एट द सेम टाइम हड्डियों और जोड़ों की ही बीमारी है, लेकिन एक में मना किया जा रहा है और एक में रिकमेंड किया जा रहा है कि आप ये ले सकते हैं। जी बिल्कुल, क्योंकि उसमें यूरिक एसिड, गाउट जो है उसमें यूरिक एसिड ज्यादा हो रहा है, और यूरिक एसिड ज्यादा करने वाली जो डाइट है आपने वो नहीं लेनी। और अल्टरनेटिवली अगर आप देखें, क्योंकि इसमें क्रिस्टल बन रहे हैं, आपके जो बोन का जो स्ट्रक्चर है उसमें इशू नहीं हो रहा, बोन का स्ट्रक्चर सेम टू सेम है, लेकिन वो क्रिस्टल्स प्रॉब्लम कर रहे हैं, आपके जोड़ों में जाके स्टिक कर रहे हैं, वहां पे बैठ रहे हैं। और तो हमें यूरिक एसिड को खत्म करना है। और अगर आप आर्थराइटिस, रूमेटॉइड आर्थराइटिस या ऑस्टियोआर्थराइटिस को देखें तो उसमें आपके जो बोन का स्ट्रक्चर है उसमें इशू हो रहा होता है, तो हमने उसको ठीक करना है वहाँ पे। ठीक है। उसके लिए आपको फिर जो उसमें आप ये नहीं देखेंगे कि यूरिक एसिड आपका ज़्यादा हो रहा है या नहीं हो रहा, वो इतनी क्वांटिटी में तो हम नहीं खाते कि यूरिक एसिड ज्यादा हो, लेकिन वो लोग जिनके अंदर किडनी का भी प्रॉब्लम साथ चल रहा होता है, तो तब यूरिक एसिड जो है वो ठीक से निकल नहीं रहा होता आपकी बॉडी में, एक्सक्रीट नहीं हो रहा होता, जिसकी वजह से आपकी बॉडी में ज्यादा हो जाता है। तो जो रूमेटॉइड आर्थराइटिस वाले पेशेंट्स हैं उन्हें ये चाहिए कि विटामिन डी और कैल्शियम के जो रिच सोर्सेज हैं उनका इस्तेमाल करें, जैसे अंडा, दूध, दही, पनीर, मक्खन, और उसके अलावा जो विटामिन B12 के सोर्सेज हैं उनका भी इस्तेमाल करें, जैसे गोश्त है, लेकिन अवॉइड करें जो चर्बी वाला गोश्त होता है, वो वाला गोश्त नहीं लेना। ठीक है जी। और जो एंटी इन्फ्लेमेटरी फूड है वो लेनी है, क्योंकि सोजिश हो रही होती है उस टाइम रूमेटॉइड आर्थराइटिस में और ऑस्टियोआर्थराइटिस में, और जो पेन हो रही होती है, जो सोजिश है उसको भी कम करना होता है। सोजिश को कम करने के लिए एंटी इन्फ्लेमेटरी फूड लेनी है, जैसे अदरक है, आप उसका कावा बना के पी सकते हैं, या फूड के अंदर आप कोई भी खाने के साथ आप उसके छोटे छोटे से चंक्स बना के आप वो ले सकते हैं, या फिर हल्दी है आप उसको ले सकते हैं। उसके अंदर कुछ ऐसे फाइटोकेमिकल्स पाए जाते हैं, जैसे कर्क्यूमिन है, वो हल्दी के अंदर पाया जाता है, वो बहुत अच्छे एंटी इन्फ्लेमेटरी एलिमेंट है, तो सोजिश को कम करने के लिए वो बेहतर होता है। आप दूध में भी डाल के हल्दी को इस्तेमाल कर सकते हैं, गर्म दूध के अंदर। वैसे घरेलू नुस्खे के तौर पे इसको बहुत लिया जाता है। सर्दियों में अगर जोड़ों में ज्यादा दर्द हो रही है तो दूध में हल्दी डाल दो, अगर कोई मसला है तो कोई जख्म है, चोट है, इंटरनली कोई इश्यूज है तो उसमें भी दूध में हल्दी डाल दो। तो ये एक तो ये सोजिश को कम कर रहा होता है, और उसके साथ साथ आपकी इम्यूनिटी को भी बूस्ट कर रहा होता है। ठीक है जी। अब्दुल रहमान साहब हैं, सलाम कह रहे हैं जी। वालेकुम अस्सलाम। अनीक अख्तर भट्टी साहब हैं, अप्रिशिएट कह रहे हैं जी, थैंक यू अनीक साहब। अगर आपका कोई कंसर्न है तो मोस्ट वेलकम, आप पूछ सकते हैं। खान तारिक जोया साहब हैं, ये कह रहे हैं अगर हड्डियां कमजोर होने लगे तो हमें इलाज कैसे करना चाहिए, कि डाइट में कौन से ऑप्शंस ऐड कर लें कि बेहतर हो जाए। अच्छा, हड्डियां कमजोर हो रही हैं, पोरस अगर हो रही हैं तो उसकी भी दो वजूहात हो सकती हैं। एक तो ये कि आपकी जो बोन की जो डेंसिटी है वो कम हो रही है, और दूसरी जो टाइप है उसके अंदर बोन में मिनरल्स की डेंसिटी कम हो रही है। अगर जो बोन का ऊपर वाला स्ट्रक्चर है वो पोरस हो रहा है, उसकी अपनी इटसेल्फ डेंसिटी कम हो रही है, और इसको एक साइलेंट डिजीज भी कहा जाता है। इसका पता नहीं चलता, जब ये हो जाती है और उसके बाद आपको पता चलता है कि अब जोड़ों का या हड्डियों का मसला हो गया, पोरस हो गई हैं, वीक हो गई हैं। और अगर ऑस्टियोमलेशिया, उसमें जो बोन के मिनरल की कमी हो रही है तो उसके लिए आपको टेस्ट करवाए जाते हैं, जैसे
यूरिन का टेस्ट है या फिर ब्लड टेस्ट है वो करवाया जाता है। उसमें पता चल जाता है कि आपकी बॉडी में विटामिन डी, फास्फोरस और जो कैल्शियम है उसके कितने लेवल्स हैं। अगर वो कम हो रहे हैं तो जो अपने फूड सोर्सेज से भी उसको ज़्यादा करते हैं, और सिर्फ फूड सोर्सेज नहीं, उसके सप्लीमेंट्स भी दिए जाते हैं। फौरी हमें रिजल्ट्स चाहिए होते हैं तो फिर तो डाइट के जरिए तो आप स्लो एक प्रोसीजर स्टार्ट करते हैं। ठीक है जी। फैसल हयात खान नियाजी साहब हैं, ये कह रहे हैं जी हड्डियों की बीमारियां अगर 60 साल से ज़्यादा उम्र के लोगों को लाहक हों तो उनको किस तरह की डाइट रिकमेंड करनी चाहिए? तो 60 साल से ज़्यादा उम्र के लोग हैं अगर, तो ऑब्वियसली ये हो ज़्यादा जब आप ओल्डर एज में जाते हैं उस वक्त ज़्यादा एग्रीवेट हो रही होती है, क्योंकि टाइम गुजरने के साथ साथ आपके सारे जो फंक्शंस हैं बॉडी के वो स्लो डाउन हो जाते हैं। हर चीज़ आपकी बिल्कुल एंड की तरफ जा रही होती है। इसी तरह से हड्डियाँ भी आहिस्ता आहिस्ता खोखली होना शुरू हो जाती हैं। उसमें भी आपको अपनी डाइट का ख्याल ज़्यादा रखना पड़ता है। प्रोटीन है अगर, तो प्रोटीन भी आपको ज़्यादा लेनी है, क्योंकि मेन जो कोलेजन है वो प्रोटीन ही है जो आपकी बोन को बना रही है, और उसको हार्ड करने के लिए आपको कैल्शियम और फास्फोरस और विटामिन डी की ज़रूरत होती है। तो इन सोर्सेज को आपने हर एज में आपने लेना है। लेकिन अडल्ट में क्योंकि आपकी जो फूड की रिक्वायरमेंट है वो थोड़ी कम हो जाती है, आपका स्टमक भी ठीक से वर्किंग नहीं कर रहा होता, डाइजेशन में भी प्रॉब्लम हो रही होती है, तो आपने ऐसी चीज़ों का इस्तेमाल करें जो ऑलमोस्ट ऑलरेडी प्री डाइजेस्टेड होती हैं। जैसे अगर आप गोश्त ले रहे हैं तो उसमें बहुत अच्छे तरीके से उबला हुआ वो गोश्त का इस्तेमाल करें, क्योंकि दांतों के मसाइल भी तब चल रहे होते हैं, आप ठीक तरीके से चबा नहीं सकते, या कुछ लोगों के दांत ही गिर चुके होते हैं इस एज में जाके। तो उसमें आपने मिन्स मीट का आपने इस्तेमाल करना है, या मिन्स मीट अगर आप नहीं ले रहे तो गोश्त को इतने अच्छे तरीके से वो गला हुआ हो गया, उसकी यखनी ठीक तरीके से निकली हुई हो, उसका इस्तेमाल करना है, और आपको चबाने में भी जो कि प्रॉब्लम ना करे और आपको की डाइजेशन में भी इशू ना करे। तो गोश्त का भी इस्तेमाल करना है। दूध और दूध से बनी मसनूआत का इस्तेमाल करना ही करना है। वो आप किसी भी एज में कर सकते हैं, और अगर आप ओल्डर एज में हैं तब भी। लेकिन ये है कि आपकी जो फूड की रिक्वायरमेंट है, क्वांटिटी है, वो थोड़ी कम हो जाएगी। जो दूध है या दही है उसका इस्तेमाल करें। दही भी इटसेल्फ आपकी जो स्टमक है उसके लिए भी बेहतर होता है। उसमें बैक्टीरियाज होते हैं बेनिफिशियल, जो कि स्टमक की हेल्थ के लिए भी बेहतर होते हैं। तो साथ साथ आपकी बोन्स के लिए भी कैल्शियम भी प्रोवाइड कर रहे हैं जी। और एक और मेन सोर्स होता है विटामिन डी का, जो कि सनलाइट होती है, वो आपको बहुत ज़्यादा क्वांटिटी में विटामिन डी दे रही होती है। लेकिन अब इसका ये मतलब नहीं है कि आप पूरा दिन सूरज की रोशनी में रहें और ये सोचें कि आपको सनलाइट बहुत ज़्यादा मिल रही है तो और उससे आपको विटामिन डी मिल रहा है, ऐसे नहीं होगा। आपको सूरज की रोशनी विटामिन डी तो प्रोवाइड करेगी, लेकिन जो सुबह के टाइम पे अर्ली मॉर्निंग में जो हल्की सी रोशनी होती है, जो सूरज डॉन और डस्ट, जिसको तलुए आफताब और गरूबे आफताब, वो वाली जो शुआएं होती हैं वो आपको विटामिन डी दे रही होती हैं। लेकिन पूरा दिन भी धूप में मत रहें, वो ज़्यादा नुकसान दे रहा है। ठीक है जी। हमारे साथ सादत अली खान साहब हैं और मोहम्मद अबू बकर अजीम हैं, टॉपिक के हवाले से अप्रिशिएट कर रहे हैं जी, थैंक यू सो मच। मोहम्मद सलीम साहब हैं, ये कह रहे हैं जोड़ों के दर्द में इलाज में हम कौन सी, अगर हमारी साथ में मेडिकेशन चल रही है तो कौन सी डाइट लेनी चाहिए? अच्छा, सबसे पहले मैं बार बार ये बता रही हूँ आपको कि अगर जोड़ों का दर्द है तो सबसे पहले आपने देखना है आपको कौन सी टाइप है। सबसे पहले तो उसका डायग्नोस करवाना है, फिर उसके अकॉर्डिंग ही उसकी रेमेडी है। अगर आप आर्थराइटिस की बात करें जिसमें इन्फ्लेमेशन हो रही होती है और दर्द हो रही होती है जोड़ों के अंदर, जिसमें सिर्फ अभी ब्रिटल और पोरस बोन्स नहीं हुई, सिर्फ जोड़ों में दर्द है, तो उसमें में भी आपको एक तो एंटी इन्फ्लेमेटरी फूड लेनी है, जो कि आपकी जो सोजिश हुई हुई है, जो इन्फ्लेमेशन है आपके जोड़ों के गिर्द, हड्डियों के गिर्द, उसको कम करने में मदद करेगी। और उसके अंदर जो एंटी इन्फ्लेमेटरी फूड है हमारे पास, उसके अंदर फ्रेश फ्रूट्स और वेजिटेबल्स भी आते हैं, जैसे चेरीज हैं या ब्लूबेरीज हैं, बेरीज जितनी भी हैं उन सब, वो सब जो हैं अच्छी एंटी इन्फ्लेमेटरी फूड्स भी हैं और एंटीऑक्सीडेंट फूड भी उन्हें कहा जाता है। और इसके साथ साथ जैसे अदरक है या लहसुन है, अदरक है, या ये जो हल्दी होती है, ये भी इनका इस्तेमाल जो है ये भी एज एंटी इन्फ्लेमेटरी काम करता है, और इनका इस्तेमाल ज़्यादा करें। और सल्फर कंटेनिंग फूड जो कि आपको प्याज में भी मिल जाता है, आप उसका भी इस्तेमाल करें, वो भी आपकी सोजिश कम करने में मदद देता है। और इसके साथ साथ विटामिन डी और कैल्शियम फास्फोरस सोर्सेज को ज़्यादा अपनी डाइट में लेके आए, जो कि आपको दूध, दही, अंडा और गोश्त इन चीज़ों से मिल जाएगा। ठीक है।
ओके जी बिनिश हमारे साथ वकास इकबाल साहब हैं, इस्लाम कह रहे हैं जी वालेकुम अस्सलाम, और इनकी उम्र 35 साल है। ये कह रहे हैं पूरा दिन तो ये सेहतमंद रहते हैं और इनको कोई मसला नहीं होता चलने फिरने में, लेकिन जैसे ही ये रात को सोने के लिए बेड पर जाते हैं तो इनकी टांग में पेन शुरू हो जाता है, जो इनको तकरीबन 7 साल से है। सिर्फ और सिर्फ एक टांग में उनके पेन होता है। इन्होंने लेग हाँ अच्छा, एक तो ये जब आप दिन के टाइम पे काम कर रहे होते हैं तो ऑब्वियसली उस दौरान आप अपने आप को बिजी रखते हैं, और अगर कोई भी इशू होता है, इवन खांसी भी है, हाँ। तो वो भी आपको उस टाइम पे फील नहीं हो रही हाँ। होती, जबकि ऑलरेडी आपको वो होता है, प्रॉब्लम होता है। या अगर आपको स्किन की भी कोई डिजीज़ है, इचिंग है अगर, तो वो आपको दिन भर काम करने में तो आपका ध्यान बटा होता है, इसलिए नहीं फील होता। तो अगर आपकी टांग में मुसलसल इतने अरसे से दर्द है तो अपने प्रॉपरली किसी डॉक्टर को दिखाएं, और साथ वो जो भी आपको सजेस्ट करें, जो हाँ। भी ब्लड टेस्ट अगर करवाने हैं, या फिर अगर MRI CT स्कैन करवा के ये देख लें कि उसमें डायग्नोस तो करें इशू कहाँ है। इशू देखेंगे आपकी बोन पोरस तो नहीं हो रही, आपकी किसी एक लेग में कोई फ्रैक्चर या बार बार कोई स्ट्रेस पड़ने की वजह से उसमें कोई फ्रैक्चर तो नहीं आ गया, या और बिनिश समटाइम ना हमारे पोस्चर्स भी ऐसे होते हैं, हम एक टांग पे ज्यादा वजन डाल रहे होते हैं। मैंने देखा लाशौरी तौर पे हमें खुद पता नहीं चलता, लेकिन हम आदी होते हैं इन चीज़ों के, और वो हमें पता तभी चलता है जब हम कोई ना कोई मसला स्टार्ट होता है और हमें आइडिया होता है कि हमने अपने एक बोन पे या एक जगह पर कितना बोझ डाल रहे हैं। और मोस्टली जो ऑफिस वर्कर्स होते हैं ज़्यादातर उनका काम होता है बैठने का। जब आप बैठ रहे हैं तो बैठने में आपकी टांग पे बहुत ज़्यादा वजन नहीं पड़ेगा। वो जब आप जिसका काम खड़े होने का ज़्यादा है मार्केट में, तो उसको ऑब्वियसली ये इशू भी हो सकता है, वजन ज़्यादा पड़ने की वजह से भी हो रहा है। लेकिन अगर आपका बैठने का काम ज़्यादा और उसके बावजूद आपकी बोन में, लेग में रात के टाइम पे आपको जब आप फ्री होते हैं आपको फील होता है उसमें पेन ज़्यादा, तो पहले उसका डायग्नोस करवाएं कि क्या इशू है, उसमें आर्थराइटिस है या फिर आपकी बोन पोरस हो रही है जिसकी वजह से आपको पेन हो रहा है, तो उसके अकॉर्डिंग। ठीक है जी। अदील आजम साहब हैं, अप्रिशिएट कर रहे हैं जी, थैंक यू सो मच आपकी अप्रिसिएशन का। और वकास आपको मैं एक चीज़ सजेस्ट करूंगी कि आप पहले तो अपना मुकम्मल लैब करवाएं, अपने डॉक्टर से कंसल्ट करें, तो फिर पंजाब फूड अथॉरिटी के न्यूट्रिशन क्लिनिक है, बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट है, आप वहाँ पर अपनी रिपोर्ट्स के साथ विजिट करें ताकि आपको एक मुकम्मल डाइट चार्ट अकॉर्डिंग योर मेडिकल हेल्थ एक दिया जाए, और उस पर चेक रखा जाए कि ये जो 7 साल से मसला है, ये मेडिकेशन आपकी पहले चल रही है या नहीं चल रही है, तो तमाम चीज़ों को मद्देनजर रखते हुए आपको गाइड किया जाएगा। और इसी के साथ हमारे प्रोग्राम का वक्त खत्म हो रहा है, आप लोगों से इजाज़त चाहूँगी। कल एक नए सेशन के साथ हाजिर होंगे, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।